तो आज का डीप डाइव है भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास के कुछ बहुत ही दिलचस्प मोड़ों पर। हमारे पास कुछ पुराने ग्रंथ हैं, कुछ ऐतिहासिक नोटिंग्स हैं और मिशन सीधा सा है, ये समझना कि भाई संगीत के सिद्धांत कैसे बने, परत दर परत। कौन से ग्रंथ अहम थे, ख्याल जैसी शैलियाँ कैसे फैली और हाँ, समय के साथ संगीत को जो संरक्षण मिलता था वो कैसे बदला। तो चलिए सीधा गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ खास संगीत ग्रंथों से, जैसे अनूप विलास है, अनूप संगीत रत्नाकर है। हाँ, और इनमें ना एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। वो ये कि पुराने जो उस्ताद थे उन पे बहुत निर्भरता है, खासकर शारंगदेव का रत्नाकर और अहोबल का संगीत पारिजात। इन पर तो काफी कुछ आधारित है। अच्छा। हाँ, जैसे अनूप विलास को ही लीजिए, उसमें स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति, तान, अलंकार, मतलब कई बुनियादी परिभाषाएं तो लगभग शब्दशः पुराने ग्रंथों से ही उठा ली गई हैं। तो एक तरह से ज्ञान को सहेजने की कोशिश थी ये। हाँ, बिल्कुल, सहेजने की और शायद मानक बनाने की भी। लेकिन क्या इस कोशिश में कभी घालमेल भी हुआ? मैंने सुना है अनुपांकुश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कुछ विरोधाभास हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। अनुपांकुश इसका बढ़िया उदाहरण है। देखिए, उसमें रागों को बांटने का जो तरीका है वो तो लिया दामोदर पंडित के संगीत दर्पण से, ओके। लेकिन रागों की जो परिभाषाएं हैं वो संगीत पारिजात, हृदय प्रकाश और पुंडरीक विट्ठल की राग मंजरी, मतलब कई अलग अलग स्रोतों से मिला दी। अच्छा, तो फिर? नतीजा पाठक के लिए उलझन, क्योंकि अलग अलग मत एक जगह रख दिए पर उनमें कोई सामंजस्य नहीं बिठाया। ये दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान इकट्ठा तो हो रहा था, पर उसे हमेशा एक सुसंगत रूप देना वो एक चुनौती थी। समझ गया। ये तो हुई ग्रंथों की बात। अब जरा चलते हैं 18वीं सदी के माहौल में। ख्याल गायकी का उभार, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का दौर। सुना है उनका दरबार तो संगीत का बड़ा गढ़ था। हाँ, रंगीले तो वाकई संगीत के बड़े कदरदान थे और उनके दरबार की दो मणियां थीं, सदारंग और अदारंग। हाँ, नाम तो बहुत सुना है। माना जाता है कि इन्होंने हजारों ख्यालों की रचना की, अनगिनत शागिर्द बनाए और ख्याल गायकी को उत्तर भारत में मतलब जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। आज भी हम जो कई बंदिशें सुनते हैं ना, जिनमें रंगीले का नाम आता है, वो ज्यादातर इन्हीं की देन मानी जाती हैं। ख्याल को आज के रूप में स्थापित करने का श्रेय काफी हद तक इन्हीं को जाता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि एक सोर्स ये भी कहता है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की को भी ख्याल के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। तो क्या मतलब श्रेय किसको दें? बिल्कुल, ये इतिहास की परतों जैसा है। सदारंग अदारंग का योगदान ख्याल को फैलाने में तो निर्विवाद है, इसमें कोई शक नहीं। पर हो सकता है ख्याल की जड़ें और पुरानी हो और सुल्तान शर्की जैसे लोगों ने भी शुरुआती दौर में भूमिका निभाई हो। संगीत शैलियां अक्सर ऐसे ही विकसित होती हैं, एक सतत प्रक्रिया में। सही बात है। और हाँ, इसी दौर में एक और चीज हुई। शोरी मियां ने पंजाब की लोक धुनों से प्रेरणा लेकर टप्पा जैसी एक बिल्कुल नई शैली इजाद की और उसे लोकप्रिय भी बनाया। अच्छा, टप्पा भी इसी दौर की देन है। तो एक तरफ ख्याल और टप्पा जैसी शैलियां धूम मचा रही थीं, दूसरी तरफ कुछ विद्वान सैद्धांतिक काम भी कर रहे थे। श्रीनिवास पंडित का राग तत्व विबोध ये भी इसी समय का है। हाँ, श्रीनिवास पंडित, उनका काम बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्या खास था उसमें? खास ये था कि उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने वीणा के तार पर बाकायदा स्वरों की लंबाई नापकर उनके स्थान तय किए। ये प्रैक्टिकल काम था। अरे वाह, मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ा। बिल्कुल, ये संगीत के विज्ञान को अमली तरीके से समझने और समझाने की कोशिश थी। उनका जो शुद्ध थाट था वो आज के काफी थाट के बहुत नजदीक है। और उन्होंने राग के आलाप के हिस्सों को भी समझाया, स्थायी, संचारी और अभोग। उन्हें मध्यकालीन संगीत पर लिखने वालों में आखिरी बड़ा नाम माना जाता है। तो ये तो उत्तर भारत की बात हुई। क्या इसी समय दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण काम चल रहा था? हाँ, बिल्कुल। दक्षिण में भी सिद्धांत और रचना पर पूरा जोर था। तंजौर के मराठा शासक थे महाराज तुलाजीराव भोंसले। उन्होंने संगीत सारामृत नाम का एक बहुत अहम ग्रंथ लिखा। संगीत सारामृत? हाँ, इसमें दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का पूरा विवरण है। 72 मूल थाट, जिन्हें दक्षिण में मेल कहते हैं, उनकी व्यवस्था दी गई और उनसे पैदा होने वाले करीब 110 रागों का जिक्र है। और इसी समय के आसपास एक और ग्रंथ मिला, राग लक्षणम। लेखक का नाम तो नहीं पता, पर यह भी तंजौर से ही है।
ये भी 72 मेलकर्ता व्यवस्था पर आधारित है और दक्षिण भारतीय संगीत का एक आधार ग्रंथ माना जाता है। तो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह सिद्धांत मजबूत हो रहे थे। हाँ। पर ये सब हो रहा था, ग्रंथ लिखे जा रहे थे, संगीत बढ़ रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे का माहौल कैसा था? राजनीतिक माहौल, उसका क्या असर पड़ रहा था? देखिए, 18वीं सदी का जो आखिरी हिस्सा था वो भारत में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी। हाँ। और अंग्रेजों का असर बढ़ रहा था। तो इस बदलते माहौल का असर संगीत के संरक्षण पर भी पड़ा। कैसे? जो बड़े शाही दरबार थे उनका वैभव घटने लगा, तो संगीतकार और संगीत वो धीरे धीरे छोटी रियासतों में, मंदिरों में या फिर स्वतंत्र रूप से कलाकारों के घरानों में पनपने लगे। मतलब संरक्षण का जो स्वरूप था वो बदल रहा था। अच्छा। तो ये तो काफी बड़ा बदलाव था। हाँ, बहुत बड़ा। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा कि कैसे संगीत ग्रंथ अक्सर पुराने ज्ञान पर टिके होते हैं, जैसे अनूप विलास ने रत्नाकर से लिया, पर कभी-कभी जैसे अनूपांकुश में ज्ञान को मिलाते समय विरोधाभास भी पैदा हो सकते हैं। और ख्याल जैसी शैली, उसको फैलाने में मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार और सदारंग अदारंग जैसे कलाकारों का कितना बड़ा रोल रहा। बिल्कुल। साथ ही हमने श्रीनिवास पंडित जैसे विद्वानों के प्रैक्टिकल योगदान को समझा। वीणा पर स्वरों को स्थापित करना, ये सिद्धांत को जमीन पर उतारना था। और दक्षिण भारत में 72 मेलकर्ता जैसी व्यवस्थित प्रणाली का विकास देखा, संगीत सारामृत और राग लक्षणम जैसे ग्रंथों में। और ये भी कि कैसे राजनीतिक बदलावों ने संगीत के ठिकाने बदल दिए, उसे बड़े दरबारों से निकालकर ज्यादा विविध जगहों तक पहुंचाया। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। प्राचीन सिद्धांत, फिर मध्यकाल की व्याख्याएं, दरबारी जरूरतें, क्षेत्रीय विविधताएं जैसे उत्तर और दक्षिण की पद्धतियां, और फिर बदलता हुआ राजनीतिक संरक्षण। इतिहास की ये सारी परतें मिलकर आज के भारतीय शास्त्रीय संगीत को कैसे आकार देती हैं? और क्या यही जटिलता इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती नहीं है?